औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। हस्ब साबक इस हफ्ते भी आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए पाकिस्तान के माया नाज होम्योपैथी डॉक्टर की टीम हमारे दरमियान मौजूद है और आपको बताएंगे इस हफ्ते के टीबी क्या होती है, इसके नुकसानात क्या हैं, ये टीबी कैसे होती है, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और कौन सी ऐसी खुराक है कि जिससे हम टीबी से बच सकते हैं, इसका परहेज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगे। होम्योपैथी एंड सेहत के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं आपका होस्ट होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन CUH पाकिस्तान, और तारुफ़ करवाता हूँ अपने पैनल्स का। हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह होम्योपैथी डॉक्टर ज़ुबैरिया सदीकी साहबा, आप सेक्रेटरी जनरल CUH पाकिस्तान फीमेल विंग हैं और इनके साथ किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर अकील जावेद साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल CUH पाकिस्तान के। तो हमारे साथ प्रेसिडेंट CUH पाकिस्तान डॉक्टर सजाद काजी साहब चंद लम्हों में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर अकील जावेद साहब की तरफ मैं आता हूं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान की एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स की तंजीम जिसको कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान कहते हैं, CUH की पूरी क़यादत आज हमारे दरमियान में मौजूद है और हमेशा होती है। चूँकि कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान का मैनिफेस्टो भी यही है कि होम्योपैथी को प्रमोट करना और होम्योपैथ्स को बेहतरीन नॉलेज से आगाह करना। तो अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में या मंशूर के पहले हिस्से का जो हमारा है कि होम्योपैथी को प्रमोट करना और होम्योपैथी को आम आवाम तक पहुंचाना, इसी सिलसिले के साथ हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं स्पेशल टीवी का कि उन्होंने कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान की क़यादत को ये मौका फराहम करते हैं कि हम होम्योपैथी को घर घर पहुंचाने के लिए, होम्योपैथी के जो समरात हैं वो लोगों को बताने के लिए, होम्योपैथी के एक शाफ़ी तरीका इलाज है और फितरी और सस्ता और नेचुरल तरीका इलाज से लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जैसे हमारा आज का प्रोग्राम है कि ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी किसको कहते हैं, इस पे इसकी ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं मेरे नाजरीन को टीबी का। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्पेशल टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में हमेशा हमें याद करते हैं और प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम जो होम्योपैथिक सम्राट हैं वो एक लेमैन और पाकिस्तान की खिदमत के लिए पेश करें। तो बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब और आपका कि आप लोग हमें दावत देते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने बताया ट्यूबरकुलोसिस क्या है, बेसिकली डॉक्टर साहब ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स आपको आएंगी। बेसिकली ये एक बैक्टीरिया है। अगर मैं एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बात करूं या उस मोड की बात करूं तो उनके मुताबिक माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन इंसान को लग जाता है। अच्छा, इन्फेक्शन होने के बाद होता क्या है, सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है, खांसी आ जाती है, बुखार, पसीना और इस किस्म के अलामात, वेट बाज़-औक़ात लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, थकावट के एहसास और बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। लेकिन चूँकि होम्योपैथिक सिम्टम्स पे बेस करती है तो हम लोग तो अलामात पे बिलीव करते हैं और अलामात का इलाज करते हैं कि खांसी है तो कैसी है, ड्राई है, गीली है, किस प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, तो उसके मुताबिक हम इलाज कर रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन के लिए बता दूँ कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये बेसिकली सिर्फ फेफड़ों का मर्ज नहीं है। टीबी आंतों की भी हो सकती है, जिगर की भी हो सकती है, गुर्दों की भी हो सकती है, दिमाग की भी हो सकती है, किसी भी हिस्से में हो सकती है। तो इसको क्लियर कर दें। लेकिन 80% इसमें ज़्यादातर लंग इफेक्ट होते हैं जिससे ये कॉम्प्लिकेशंस या वो सिम्टम पैदा होती है जो मैंने आपको बताई है। इस वक्त जो दुनिया की 87% टीबी है ना वो हमारे ही खिते में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और थोड़ा सा अगर आप आगे चलते जाएं श्रीलंका, 87% पोर्शन दुनिया का यहाँ पे मतलब इसी खिते में है। तो सबसे फिर साबित क्या हुआ कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये ज़्यादा है, तो गुर्बत
रहने के स्टाइल और मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत काउंट करता है। तो अगर हम बात करें ये कितना मौलिक है और ये क्या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल ये एक मौलिक मर्ज है, लेकिन खुदा न खास्ता ये ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल बंदा घबरा जाए और अपने इम्यूनिटी पावर या वाइटल फोर्स को लूज कर दे। तो वैसे इस अगर दुनिया की मैं बात करूं तो 1.5 मिलियन हर साल टीबी से या ट्यूबरक्लोसिस से डेथ टोल सामने आता है, अमवात होती हैं तकरीबन 1.5 मिलियन के 15 लाख लोग हर साल इस मौजीमर से ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और 10 मिलियन लोग आउट ऑफ 8 बिलियन की आबादी है वो इफेक्ट होते हैं। अगर हम 10 मिलियन को मैं परसेंटेज में डालूं और 8 बिलियन को मैं कन्वर्ट करूं मिलियंस में, तो 8000 मिलियन में 10 मिलियन लोग इससे इफेक्ट होते हैं, जो कि बड़ा फ्रैक्शनल सा के साथ है, 0.12% बनता है। और डेथ टोल ऑलरेडी मैं बता दिया कि इस 10 मिलियन में सिर्फ 15 लाख यानी कि 10 मिलियन में से 1.5 मिलियन लोग सिर्फ इससे मौत के मुंह में जाते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब एक मौजीमर ज़रूर है, लेकिन एहतियात करनी है। आगे चल के हम प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक बात करते हैं कि क्या हमें प्रिकॉशंस चाहिए होंगी और क्या करना है हमें। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले ये चीज़ याद कर ले कि घबराना नहीं, और बिल्कुल ये क्योरेबल है जी। इनके आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि टीबी लंग्स की नहीं है, टीबी हड्डियों की भी होती है, टीबी आंतों की भी होती है, टीबी जिस्म के किसी भी मैदे की भी टीबी है। हत्ता कि मेरी बेटी को कुछ आई साइट का इशू था, तो उसको मैंने चेक करवाया कुछ साल 1.5 साल मुख्तलिफ आई सर्जन्स के पास भी चले गए, यूवीआइटिस का था। तो एंड पे जो डायग्नोज हुआ वो ये था कि जो लेंस है उसकी टीबी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही दूसरा डॉक्टर, तो फिर उसके टीबी का ट्रीटमेंट हुआ। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस 15 दिन तक ठीक ना हो तो हमें इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और प्रॉपर डायग्नोज करना चाहिए। क्योंकि अगर 15 दिन गुजर जाएं और इलाज प्रॉपर ना हो और पेशेंट क्योर ना हो रहा हो, उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा, उसके पसीने ठीक नहीं हो रहे, उसकी थकावट नहीं उतर रही, उसके वज़न रैपिडली ड्रॉप होता है, खांसी उसकी एक बड़ी सिम्टम है, बाज़ वक़्त खांसी में बलगम के साथ खून भी आ रहा होता है, तो 15 दिन के बाद 16 दिन इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और किसी भी माहिर मौलवी से लोग अमूमन इन चीज़ों को बड़ा हल्का लेते हैं। तो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से तो करवाएंगे तो जनाब हफ्तों की गेम नहीं है, दिनों की गेम नहीं है जी। डॉक्टर ज़बेरिया सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपका माशाल्लाह एक वास्ट एक्सपीरियंस है इसमें। एक तो थोड़ा सा इसकी कॉजेज़ बता दें टीबी की, और दूसरा ये बता दें कि सिर्फ काजेज़ की बात करें कि इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं टीबी की, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जो सबसे पहले हम लोग काजेज़ पे आते हैं कि इसके वजूहात क्या हैं। बैक्टीरिया है इसकी वजह बेसिकली, और ये बैक्टीरिया जो है जो जब मतलब ये कह लें कि रिकग्नाइज़ हुआ तो ये 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट ने रिकग्नाइज़ किया था कि ये वाला बैक्टीरिया है, और ये इस तरह जो है वो अपने जो है वो असरात छोड़ता है, इन्फेक्शन छोड़ता है। या समटाइम्स ये भी होता है कि आपके जिस्म के ऊपर असरअंदाज ज़रूर होता है, आप तक पहुंच ज़रूर जाता है, लेकिन स्लीपिंग मूड में रहता है, इन्फेक्शन बाद में शुरू होता है। मतलब इसको जो है ना वो अपनी सेल्फ रिएक्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। कई दफ़ा ये होता है कि ये एकदम से आपके ऊपर आई और इसने इन्फेक्शन स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसका इन्फेक्शन स्टार्ट करना और ना करना दोनों में जो है वो आपके इम्यून सिस्टम बड़ा काउंट करता है। ठीक, अब ज़रूरी नहीं है कि ये लंग्स के ऊपर आए, क्योंकि 80% लोग जो हैं वो लंग्स के साथ ही आते हैं, क्योंकि ये सांस के साथ अंदर जाता है। ठीक है, अब चूँकि ये उसमें जा रहा होता है, ब्लड के साथ भी जा रहा होता है, वर्म्स की हैसियत से, छोटे वर्म्स की हैसियत से उसमें जा रहा होता है, तो ये जिस्म के किसी भी ऑर्गन के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। मेरे पास जो है कुछ ख़वातीन आई जो कि मतलब ऑब्वियसली शादी को कुछ अरसा हो चुका हुआ था, बच्चे नहीं हो रहे थे, और इनफिनिट जो है वो उसमें आई कि मतलब उनके पास जो है वो प्रॉब्लम थी, उनको यूट्रस में था, उनकी यूट्रस में ये बैक्टीरिया मौजूद था और इन्फेक्शन के साथ था। ठीक है, उसका मतलब ऑब्वियसली एज होम्योपैथ मैंने उनका भी इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए। लेकिन ये आता है कि आपकी यूट्रस तक जो है वो भी इसमें आती है, आपके किडनी इन्फेक्ट हो सकते हैं। बाकी कॉजेज़ ये है कि सांस के साथ अंदर जाता है, हवा में 6 से 8 घंटे तक ये जिंदा रहता है।
किसी इंसान के खांसने से, बात करने से, छींकने से ये हवा में जाता है और 6 से 8 घंटे तक जिंदा रहता है। और आजकल चूंकि ये मौसम इस तरह का है, सर्द मौसम है, इसके जिंदा रहने की टाइम बढ़ गया, 12 घंटे हो गया। जो गर्मी होगी, खुश्क मौसम होता चला जाएगा, इसके जिंदा रहने का हवा में टाइम जो है ना वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो एक और जो चीज़ वो ये है कि आपको एहतियात, मतलब ऑब्वियसली एहतियात ज़रूरी है। जी डॉक्टर सज्जाद काजी साहब, प्रेसिडेंट सीएट पाकिस्तान, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपने डॉक्टर ज़ुबैरिया सिद्दीकी साहबा को सुना है कि आप काजेज़ बयान कर रही थी, तो इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से इसको बयान किया है। तो कुछ आप भी टीबी की काजेज़ बताएं कि इसकी क्या वजूहात हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसमें एक तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से इसका नाम भी ट्यूबरकुलोसिस रखा गया है। फिर जैसे अभी फरमा रही थी कि ये अगर नेचुरल लाइट और धूप में इसकी जो लाइफ है कम हो जाती है, और जिन घरों में या जिस इलाके में, जिस रीजन में धूप ज़्यादा होती है, वहाँ इसकी परसेंटेज भी कम होती है। फिर इसमें कागज में एक चीज़ ये भी यही मैं अगर थोड़ा सा अपनी मैं पहले बयान करूँ उस पर आ जाना। इसके अलावा फिर विटामिन डी की अगर कमी है बॉडी में, बात वो आ जाती है कम्युनिटी, लेकिन इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी होता है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। विटामिन डी की अगर कमी होगी तो हमारी इम्यूनिटी वीक होगी, तो जो ये बैक्टीरिया दाखिल होगा तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा, स्लीपिंग नहीं होगा बल्कि एक्टिव हो जाएगा। तो इसके अलावा डाइट पे भी, अगर एनीमिक पेशेंट है उस पर भी इसके ज़्यादा असरात होते हैं। तो सबसे बड़ा काज इसका वो बैक्टीरिया खुद ही है। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। असल में डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि आपकी इम्यूनिटी या वाइटल फोर्स जिसे हम कहते हैं, क़ुव्वत हयात, उसका है मकसद। अगर वो ठीक है तो कोई मसला नहीं है। बाज़ औक़ात ये वायरस इस्तेमाल करो, बैक्टीरिया आ भी जाता है जिसम में, लेकिन अलामत पैदा करता है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि स्लीपिंग मोड में होता है। इसको लेटेंट टीबी कहते हैं। लेटेंट टीबी का टर्म इस्तेमाल होती है। लेटेंट टीबी इसको कहते हैं। पहली स्टेज को एक्टिव कहते हैं, दूसरी को मायरी कहते हैं और तीसरी को लेटेंट कहते हैं। तो लेटेंट में होता ये है कि एक पेशेंट की, या जहाँ पे वो पेनिट्रेट करता है, उस पेशेंट की इम्यूनिटी पावर या वाइटल फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको किसी किस्म की कोई सिम्टम नहीं आती। लेकिन बाद औक़ात अगर आप इन्वेस्टिगेशन में जाएं, डायग्नोसिस में प्रॉपर में जाएं, उसके कल्चर वगैरह को देखें या एक्सरे वगैरह करें, तो वो पता चल जाता है कि बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट देयर, लेकिन सिम्टम नहीं है। इसका मतलब वो बंदा जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत इंसान है। और यही होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी है कि जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो हम इम्यूनिटी पे काम करते हैं, वाइटल फोर्स पे काम करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। जब उसका बिगाड़ पैदा होता है वाइटल फोर्स का, जब वो कमज़ोर होती है, तो ये जो फॉरेन बॉडीज़ हैं या जो फॉरनर्स हैं, ये हमलावर होते हैं, जर्म वगैरह, तो फिर जाके इंसान इफेक्ट होता है। अदरवाइज सिम्टम्स नहीं पैदा होते। जी तो डॉक्टर ज़ुबैरिया सिद्दीकी, आपने जैसे इसको शुरू में काजेज़ में आई थी, अब इसमें ये बताएं कि क्या ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है? ख़तरनाक क्या इसको हम नाम देंगे कि ख़तरनाक उस सूरत में है कि इसको अगर नज़रअंदाज किया जाए। आमतौर पे ये होता है कि शाम के वक्त अक्सर ख़वातीन और हज़रात, स्पेशली ख़वातीन, जब उनको हल्का सा जिस्म में दर्द शुरू होती है तो वो ये समझती हैं कि सारे दिन में थक गई होंगी। लेकिन अगर वो अपना टेम्परेचर अगर उस वक्त चेक करें तो वो 99.5 ज़रूर होगा। ठीक है, ये हल्के हल्के, इसमें कभी भी टीबी में, चाहे वो किसी भी हिस्से की टीबी हो, कभी भी तेज़ टेम्परेचर नहीं होगा, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। हमेशा 99, हाथ अगर जाता है तो 100 तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता, हमेशा कम टेम्परेचर के साथ जो है। और उसमें यानी कि टीबी की एक निशानियों में एक ये भी है कि मुसलसल लो टेम्परेचर, लो ग्रेड, और पूरा जिस्म दुखना इसकी एक निशानियों में से है। अच्छा, पूरा जिस्म दुखने में अक्सर ख़वातीन करती हैं कि जी जब उनको होता है कि ओके सारा दिन हो गया, और इसकी जो लामात है वो सारे दिन के बाद शाम के वक़्त से ज़्यादा जो है वो आपके सामने आती है। शाम में जो है वो ये होता है कि मतलब ज़्यादातर ख़वातीन जाके लेट गई, सो गई, रेस्ट किया, कहीं कुछ खाया पिया, कुछ चाय शाय पी, लेकिन वो बैक्टीरिया अपना काम कर रहा होता है, वो उनको स्पेयर नहीं करता, वो कहीं पे भी।
अच्छा, अब अगर लंग्स में है, खांसी अगर आपको आ रही है, 15 दिन तक खांसी आ रही है, कोई वजह नहीं है, मतलब किसी भी सूरत वो खांसी नहीं रुक रही, तो आपको बलगम वाली है या नहीं है, दोनों सूरतों में आपको एक दफ़ा अपना टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। ठीक है, उसमें ये होता है कि बंदे को पता चल जाता है कि इसका इलाज अब ज़रूरी हो गया है। 15 दिन की खांसी से ज़्यादा खांसी नहीं होनी चाहिए। तीसरी इसकी आती है वजह कि आपको डिजीनेस रहती है, आप मतलब ये कह लें कि थोड़े सुस्त हो जाते हैं कामों में, कुछ देर के बाद आपको जो है वो आपको थकना शुरू हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा काम किया थक गए, थोड़ा सा काम किया थक गए। ठीक है, ये भी इसके सिम्टम्स में आता है। फिर आपके आता है कि आपके जितने ये छोटे ये जो आपके जॉइंट्स हैं इनमें दर्द होना शुरू हो जाती है, चाहे वो आपको लंग्स की टीबी है, लेकिन इसमें भी आपको जॉइंट्स में दर्द होती है। ठीक, अच्छा, उसके साथ अब बाकी जो ऑर्गन के साथ आ जाती है, किडनी में अगर आपके वो चले गए आपके जो है, इसमें एक और जी आपकी बात कंटिन्यू करते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है टीबी और इसका तदारक, इसका बचाव, इसका इलाज विद होम्योपैथिक मेडिसिन। तो बात डॉक्टर ज़ुबैरिया सिद्दीकी साहबा कर रही थी कि इसके फैलाव को कैसे रोका जा सकता है, इसकी अलामात क्या हैं। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद साहब के पास दोबारा आता हूँ कि हमें बताएं, मेरे नाजरीन को बताएं ज़रा डिटेल के साथ कि टीबी, जैसे अभी लंग्स की बात हुई कि लंग्स में है, खांसी होती है, 15 दिन इंतज़ार करें, उसके बाद उसका अपना डायग्नोज करवाएं। तो क्या अगर यही टीबी हड्डियों की हो तो फिर कैसे पता चलेगा, यही टीबी मैदे की हो तो कैसे पता चलेगा, आँखों की हो तो कैसे पता चलेगा, यही टीबी आंतों की हो तो उसका कैसे पता चलेगा, इस पे ज़रा रोशनी डालें। जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जैसा मेरी कोलीग हमारी सिस्टर ने बताया कि 1982 में गालिबा इसको प्रॉपर चैनलाइज किया गया और इसके सिम्टम सामने आए हैं। लेकिन ये जो टीबी मौजूद है ना दुनिया पे, ये 9000 साल से साबित है, 9000 ईयर्स, यानी कि दुनिया के साथ साथ है, दुनिया के वाक़यात जो आज हो रहा है ये बारहा हुआ। तो ये जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये जब से बड़ी नौ इंसान मौजूद है ये खित्ते पे मौजूद हैं, लोगों पे मौजूद हैं, और साथ साथ मोड ऑफ ट्रीटमेंट अपने वक्त के मुताबिक लोग इसका इलाज भी करते हैं। बात हो रही है कि डायग्नोसिस किस तरह होंगी, जिससे डॉक्टर साहब बताया था कि 3 टाइप्स, अब थोड़ा सा इसका ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि जो पहली टाइप है ना वो है एक्टिव टीबी कहलाएगी। अच्छा, उसमें होता क्या है, चूँकि बैक्टीरिया सिंगल सेल जानदार होता है, तो ये जैसे ही पेनिट्रेट करेगा हवा के ज़रिए, छींक के ज़रिए या रेलेवेंट मवाद को हाथ लगाने के बाद, ये जिस तरह भी वो पेनिट्रेट कर जाए, या मिट्टी में भी बाज़ औक़ात ये मौजूद होता है, तो पेनिट्रेट जब करता है तो जिस्म में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि वो तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर जाता है। क्योंकि ये वायरस की तरह नहीं होता, क्योंकि वायरस में सेल नहीं होता, इसमें सेल मौजूद होता, तो ये अपनी नस्लों को मिनटों सेकंडों में फैला देता है। तो एक दूसरी स्टेज कहलाती है मायरेरी। जब ये मायरेरी स्टेज आती है तो उसमें होता क्या है कि ब्लड स्ट्रीम में ये शामिल हो जाता है। तो जब ब्लड स्ट्रीम में ये शामिल होगा तो फिर जितने भी हमारे हिस्से हैं जिस्म के, आपको पता है कि इंसानी जिस्म में खरबों किस्म के सेल्स मौजूद हैं, और तमाम सेल्स को जो ऑक्सीजन है या जो तवानाई है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही पहुंचनी है। तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल होता है तो वो थोड़ा सा मतलब इस तरह फैल जाता है कि हड्डियों की टीबी हो गई, आंतों की टीबी हो गई। फिर एक तीसरी स्टेज है, जैसा मैंने कहा था कि वाइटल फोर्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, ये कुव्वत हयात आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें सिम्टम्स नहीं आते, पेशेंट को उस लेवल की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, वो ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन वो बैक्टीरिया उसमें मौजूद होता है। आते हैं जी कि इसकी डायग्नोसिस कैसी होंगी। डायग्नोसिस के 2-4 तरीके, तो कल्चर को अगर आप इसके मवाद को लेबॉर्ट्री भिजवाएं तो वहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी स्टेज है, टाइप 1 है, 2 है, 3 है, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प आउट होता है कि अब हमने इलाज कहाँ का करना है, आंतों का करना है, हड्डियों का करना है, ये बाज़ का दिमाग में जो सोजेस होती है, जो मेनिंजाइटिस कहलाता है, वो भी इसका बायस बनती है। तो हमने कहाँ पे हिट करना है, होम्योपैथी में उसके मुताबिक हमें अद्वियात सिलेक्ट करनी होती है। जी डॉक्टर सजाद गाई साहब, आपने देखा है कि डॉक्टर अकील जावेद साहब ने बड़ा तफसील के साथ बयान किया है।
अब आप ये बताएं कि एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर अगर आपके पास एक मरीज़ आता है और आप उसकी अलामात लेते हैं, तो क्या, चूँकि होम्योपैथिक अलामात पे बेस करती है, क्या अलामात से आप लोग डायग्नोज आप अपने क्लिनिक पे कर लेते हैं, या एक होम्योपैथ डॉक्टर कर सकता है कि इस मरीज़ को लंग्स की टीबी है, हड्डियों की है, मैदे की है, आंतों की है, आँखों की है, या एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी? लंग्स की तो सिम्टम के ऊपर आप किसी हद तक डायग्नोज कर सकते हैं। उसकी खांसी कितने अरसे से पुरानी है, उसका स्पूटम का कलर क्या है, ग्रीनिश है, येलो है, पेन उसको हो रहा है। नहीं, अगर उसको Blood खांसी के साथ आया है, जी जी, तो अगर पीले रंग का रेशा है या सफेद रंग का, तो इसमें हम टीबी की तरफ जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये सिंपल नहीं, खांसी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, होम्योपैथी में टीबी बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर ब्लड आ रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि इसको टीबी हो, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि हर दफ़ा जब ब्लड आए तो उसको टीबी हो। अब हम सिम्टम के मुताबिक अगर उसको देंगे, जैसे अभी शुरू में मेरी बहन डॉक्टर साहब ये कह रही थी कि इवनिंग में एग्रावेशन होती है, टीबी के जो पेशेंट है उसकी सिम्टम में शाम के वक्त उसमें एग्रावेशन होती है, तो उस वक्त और 2-3 मेडिसिन हैं, सिम्टम पूछ कर, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, ये बेस्ट काम करती हैं, आयोडीन है, कास्टिका में, ये उनको सिम्टम के मुताबिक दें तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। और फिर ये जो जैसे ट्यूबरकुलोसिस, एक टीबी से जो दवाई बनती है उसका आप जिक्र नहीं कर ट्यूबरकुलोसिस रहे। में वो क्या कहा है ना, ट्यूबरकुलाइनम एक उसको आप स्टार्ट यूज से करना चाहिए 200 से, पेशेंट की कंडीशन देखकर, या 1 mg से भी किया जा सकता है उसका इलाज। स्टार्ट पहली डोज इसकी दें, उसके बाद फिर जो उसके सिम्टम आते हैं तो उसको दें, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि उसके डायग्नोसिस लैब के जरिए हो तो वो कंफर्म होगा कि उसको ये बोन में है, या मेनिंजाइटिस है, दिमाग की टीबी है, या किसी किडनी के है, या किसी भी एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स ये हो सकती है। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से मैं मतलब मुतफिक हूँ, लेकिन मैं जब अपने केसेस स्टार्ट करता हूँ डॉक्टर साहब क्लिनिक में, मैं हमेशा हाइपर सल्फ से इनिशियल स्टेज में स्टार्ट करता हूँ। ना, वो आपका एक्सपीरियंस होगा ना? बिल्कुल हाइपर हाइपर सल्फ सल्फ काम में। करती है। हाँ, मुझे ट्यूबर का अच्छा, मैं इसमें asthmatic- इसमें जरा मैं रुके, मिले तो मैं ट्यूबर इसमें भी रुके। मेरे एक माइंड में और क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग ये कहते हैं मेरा एक्सपीरियंस है, क्या होम्योपैथी सिर्फ एक्सपीरियंस का नाम है? इसमें कोई प्रूविंग नहीं है कि इसमें पता हो कि ये है तो ये मेडिसिन है, आप भी वही मेडिसिन पे मुतफिक हो, मैं भी वही पे हूँ। जब सिम्टम है, अलामात एक जैसी हैं, तो मेडिसिन अलग अलग क्यों देते हैं आप लोग? होम्योपैथी बेसिकली इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट, मेरा सवाल और है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अलामात एक है, बिल्कुल मैं उसी तरफ मेडिसिन आप कैल्शियम दे रहे हैं या वो मैं उसी तरफ आ रहा फास्फोरस दे रहे हूँ कि हैं? आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। साइंस को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, जो तजर्बा आज एक दफा करेंगे उसका वही रिजल्ट आएगा, 2 दफा करेंगे वही रिजल्ट आएगा, तीसरी दफा करेंगे वही रिजल्ट आएगा, 1000 दफा करेंगे वही रिजल्ट आएगा। इट्स कॉल्ड साइंस। अच्छा, आर्ट क्या है कि डॉक्टर का हुनर कैसा है, जिससे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पेशेंट आता है उसका स्पोटम का कलर देखते हैं, ग्रीन है, येलो है, ग्रीन और येलो जहाँ पे हमें कलर मिलेगा तो हम पल्साटीला एक हमारी मेडिसिन, हम उस तरफ जाएंगे। सफ़ेद कलर मिलेगा, हम एंटीमोनियम टार्ट की तरफ जाएंगे या क्रूड की तरफ जाएंगे। तो वो आर्ट है आपका एक, कि एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने पेशेंट को डील करता आ रहा है। तो इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। यस, आपका जो सवाल है बिल्कुल मेडिसिन चेंज नहीं होगी। ट्यूबरकुलाइनम का पेशेंट ट्यूबरकुलाइनम से ठीक, हाइपर सल्फ का पेशेंट हाइपर सल्फ से ठीक होगा, इसी तरह कास्टिकम का पेशेंट कास्टिकम से ठीक होगा। और जिसे मैंने बताया आयोडियम एक हमारी मेडिसिन है, उसका कमाल क्या है कि आयोडियम में ग्लैंड्स के इश्यूज लाजमी होते हैं साथ में। मतलब उसमें आपका वजन, आपको टीबी का पेशेंट नजर आता है, उसका वजन लूज हो गया हुआ है, या फीमेल पेशेंट है उसकी चेस्ट एट्रोफी हो गई हुई, यानी कि वो साइज है वो कम हो गया हुआ है। तो आप आयोडीन के बगैर आप ठीक ही नहीं कर सकते, आप छत पे लग जाएं, आसमान पे लग जाएं। तो आपका आर्ट और साइंस इसको साबित करेगी, आर्ट और साइंस कि जनाब डॉक्टर कितना कॉम्पिटेंट है, और साइंस आयोडियम मौजूद है, उसकी प्रूविंग सेहतमंद इंसानों पे हुई हुई है। तो वो देंगे तो वो पेशेंट ठीक होगा, अदरवाइज वो कभी ठीक नहीं होगा। इसका फैलाव कैसे होता है? फैलाव हवा से, इसके अलावा थूक से भी तो होता होगा? पानी से, थूक से, थूक से, मट्टी जरा से। डिटेल से बताए ना मेरे नाज़रीन। आपको जो है बेसिकली
एक जो जिसके मतलब जो बंदा इसको कैरियर के तौर पे लेके चल रहा है इस बैक्टीरिया को वो छींक रहा है, कहीं पे हाथ लगा रहा है, उसी चीज को दूसरे बंदे ने हाथ लगाई, वो आंखों में, मुंह में, नाक में, हम लोग नॉर्मली जो है वो मुसाफा करने से भी तो मुसाफा करने से हो जाता है, मुसाफा करने से, गले मिलने से, उसके करीब क्राउडी प्लेसेस में जाने उसके से, इस्तेमाल की हुई चीज जो है लाइक एक उसने एक ग्लास में पानी पिया, आपने उसी में दोबारा टॉवल जो है वो कर रही है, टॉवल के साथ, कपड़ों के साथ उसकी, मतलब कई दफा तो ये होता है कि आप अगर वो एक चेयर से उठ के गया है तो एक आधा बैक्टीरिया भी अगर वहां है उसके छींकने से या उसके बात करने से, ठीक है, तो वो भी आपके अंदर जा सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब ये टीबी का बैक्टीरिया और कोरोना में क्या फर्क है? जी बहुत फर्क है जी। कोरोना बहुत। बेसिकली एक वायरस है हाँ। और टीबी जो है ये वो बैक्टीरिया है। हाँ। सबसे पहले तो फर्क ये फर्क यही है। बुनियादी जैसे अलग अब बुनियादी थोड़ा सा मैं इधर आ जाऊं लेमैन नाज़रीन के लिए कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या फर्क है। वायरस जो है इसमें सेल नहीं होता, बैक्टीरिया सिंगल सेल जानदार होता है। वायरस को चाहिए एक होस्ट बॉडी, जानदार बॉडी चाहिए। वायरस बाहर हवा में जिंदा नहीं रह सकता, एक हद तक रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली या एक कुदरत का निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि बैक्टीरिया एक हद तक रह सकता है क्योंकि उसमें सिंगल सेल होता है, तो वो अपने आप में मतलब रह सकता है, कायम रह सकता है। तो ये तो बेसिक फ़र्क है। फिर अलामात का फ़र्क है, टीबी की अलामात और हैं, कोरोना की अलामात और हैं। बड़ी अलामात में कोरोना में खून नहीं आता, टीबी में खून आता है। जी सर, किस तरह फैलती है टीबी आपके ख्याल में, एज अ नॉलेज, नहीं, एज अ होम्योपैथिक नॉलेज? दो कलीग डॉक्टर्स ने फरमाया, जब आप एक टीबी के पेशेंट को डील करते हैं या जो उसके घर के अफराद हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको मास्क पहनना चाहिए पेशेंट को भी, ताकि वो छींके या इसमें थोड़ा ऐड कर लें, क्या टीबी एक जी जी वही मर्द से फैलती है, दूसरे, ये कंटेजियस एक शख्स से डिजीज दूसरे है, को लग जाती है। 110% ये कंटेजियस डिजीज है, ये फैलती है। इसलिए पेशेंट को भी चाहिए कि वो मास्क इस्तेमाल करे और उसके जो अटेंडेंट हैं जो उसको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं या उसकी बीमार पुरुषी के लिए हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो एक तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। जैसे अभी आपके साथ बैठे हुए हैं थोड़े से फासले पर, तो एक इतना फासला यानी कि हाँ इतना होना चाहिए। अगर उसको छींक आती है तो वो मास्क पहना हुआ हो। जब हर जगह पर थूकना नहीं चाहिए उस पेशेंट को, जहाँ जी चाहे कि वहाँ थूक दे, उसका एक बल्कि किसी को भी नहीं थूकना चाहिए, नहीं, उस किसी के अंदर भी वो तो एक इखलाकी तौर पर बुरी बात Sleeping mood में अगर है है। हर तो वो जगह किसी पर को भी तो वो लग तो सकता है। इखलाकी तौर पर एक नॉनसेंस की बात लगती है ना, जहाँ बैठे तो वहाँ थूकना शुरू कर दे। लेकिन उसके जो स्पुटम है या उन चीज़ों को एक ख़ास तरीके से सेफ्टी के साथ डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उससे भी चीज़ें फैलती हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि उसकी यूज़ की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इन चीज़ों से ये चीज़ें फैलती हैं। फिर ये भी है कि एक्सरसाइज भी करनी चाहिए खुद भी। पेशेंट की यूज की हुई किसी भी चीज से टीबी गई कि नहीं, दूसरे अगर उसके ऊपर बैक्टीरिया मौजूद है तो होगा, नहीं ऐसा नहीं है डॉक्टर। ऐसा नहीं, बैक्टीरिया अगर मौजूद होगा तो फिर पेशेंट में तो है, जो एक कंफर्म है पेशेंट। नहीं कंफर्म है। देखें अगर उसके आप बाजू को पकड़ लेते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर वहां पे बैक्टीरिया लगा हुआ बाजू में फिर है, पकड़ते हैं आप, जैसे फिर मुंह हाथ को है, लगाते जैसे हैं, अगर फिर उसने उसे- छींके ऐसे किए फिर तो डेफिनेटली होगा कि उसने छींका था, या उसको खांसी है उसने हाथ रखे तो वो शेक हैंड करते हैं। अदरवाइज अगर एक आदमी पेशेंट है उसने हाथ अपने अच्छी तरीके से धोए हुए तो उसके साथ आप शेक हैंड करें, बिल्कुल नहीं होगा। ये सांस के थ्रू, ये जो उसके स्पुटम के थ्रू ये बाहर इसका अखराज होता है, एक जहर होता है, और सिरेंज से भी हो सकते हैं। जी, दूसरा अगर उसकी सिरेंज भी इस्तेमाल की वो तो इस्तेमाल जाहिर होती है infection उससे भी इस तरह फैलती हैं ये जो चीज़ें। डॉक्टर साहब आपने बताया कि कोरोना उसमें बेसिक फर्क है। कोरोना में बाज़ का टेस्ट बड्स के इश्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता, आपके सूंघने की हिस्स मुतासर हो जाती है, वो बिल्कुल एक अलग सिम्टम है उसमें। तो इसको मिक्स नहीं कर सकते टीबी की सिम्टम को, उसको वो चले हम इसको ही देखते हैं कि अभी हमने देखा कि टीबी कैसे फैलती है। अब इसको रोकना है कि इसको फैलने से कैसे रोका जाए आपके ख्याल में। इसके बाद हम आते हैं कि अद्वियात क्या है बच्ची के हमारे पास। सबसे पहले जो इसको फैलने से रोकने का ये है कि जो पेशेंट है, जो कि कंफर्म पेशेंट है, ठीक है, उसको खुद अपनी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली उसने छींका है, खांसा है, तो वो उसको अगर वो सफाई के साथ मतलब खुद अपने लिए भी उसके बेहतर है
कि उसको दोबारा वो जो बैक्टीरिया जो बाहर निकला है वो दोबारा अंदर जाके और ज्यादा इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, उसके अपने लिए भी बेहतर है और उसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी बेहतर है। तो डॉक्टर उसको आइसोलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा 90% आप रोकथाम कर सकते हैं, आइसोलेट अगर कर दें और अगर वो पेशेंट मास्क लगा ले तो आप बिलीव करें 90% मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब एक इसके अलावा और इसका बचाव का क्या तरीका हो सकता है? हाइजीन जाहिर है आपने इम्प्रूव करनी है। एक तो अब आया कि पेशेंट खुद अपने आप को साफ, उसके अलावा और देखें जी सोसाइटी में, एज अ माशरे में, एज अ गली मोहल्लों में, घर में क्या हम तदारक करें कि टीबी कम से कम फैले? देखें हमें एक तो कल्चर, उसको मास्क लगाने का कल्चर, चाहे वो सेहतमंद इंसान है चाहे बीमार है, मास्क लगाना स्टार्ट कर दें, आधे मसले तो पाकिस्तान में वैसे ख़त्म हो जाए, क्योंकि हाइजीन के इश्यूज तो हैं। फिर हम पर्सनल केयर की, एक टूथब्रश है या एक पेस्ट का वो है, वो सारे मिलके पूरी फैमिली उसी से लगी होती है। ठीक है, एक टॉवल है जो 4 बंदे उसी से चल रहे हैं। इन्वायरमेंट बड़ा कंडूसिव है, तंग गलियों मोहल्लों में लोग रहते हैं, उसकी वजह से जो क्राउड में बंदा जब जाएगा तो जाहिर है बल्कि अभी आपकी एक बात मुझे याद आ गई, बल्कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि ये जो बैक्टीरिया है कि धूप में कम नुकसान करता है, उसकी उम्र जहाँ पे उसकी उम्र कम हो जाती है ना। हाँ, धूप और एक्सट्रीम वेदर में, धूप ज्यादा या ज्यादा सर्दी दोनों में ये कम होगा। अच्छा, फिर तो Extreme ये weather, पॉइंट है। extreme अगर तो धूप में है तो धूप एशिया में सबसे ज्यादा है, यूरोप में कम है, तो वहाँ Extreme weather, sir. वहाँ टीबी नहीं है, यहाँ पे टीबी है। नहीं, टीबी वहां पर भी है, लेकिन परसेंटेज तो यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 87% टीबी एशिया में है। वहां पे और यहाँ का फर्क ये है कि वो लोग जो हैं वो 15 दिन तक इंतजार नहीं करते कि अगर उनको फीवर हो रहा है तो वो 15 दिन तक, 20 दिन तक, महीने तक इंतजार नहीं करते। यहाँ पे 1 महीने के बाद लोग जो है वो डॉक्टर के पास आ रहे होते हैं, जी महीना हो गया सानू खांसी हो गई। यूरोपियन कंट्रीज में ऑलमोस्ट टीबी जो है वो बिल्कुल अपनी आखिरी हद पे चला गया है। वो वैक्सीनेशन ये वो सारी चीजें वहाँ मौजूद है, कल्चर मौजूद है। नहीं, वैक्सीनेशन तो यहाँ पे भी है गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं स्कीम लेकिन है, सब नहीं लेकिन उसमें और भी प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन नहीं करवाते वही लोग। लेकिन लोग करवाते नहीं ना वहाँ पे। मैंने कहा हम लोग नहीं अच्छा, करवाते। यूरोपियन कंट्रीज में या जिन खितों में खत्म हो गया है वहाँ पे मैंडेटरी है, बच्चा पैदा होगा तो जो उसका पैसेज है, जो चीज पर लगनी वैक्सीन वो लगनी। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में कोरोना को आपने कैसे कंट्रोल किया? अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने बाई फोर्स की वैक्सीनेशन करवाई है। बाई फोर्स किस तरह जी? आप हवाई जहाज का टिकट ही नहीं ले सकते जब तक आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। बच्चे नहीं जा आप सकते, एडमिशन नहीं ले सकते स्कूल में अगर आप वैक्सीन का वो नहीं है। आप सिनेमा हॉल में घुस नहीं सकते, होटल में नहीं घुस सकते अगर आपको सर्टिफिकेट। तो ये बाई फोर्स डंडा पीरियड डॉक्टर साहब, तो वो लोग वॉलंटियर वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं, हम लोग डंडे के साथ। अबादी इसमें खुराक क्या क्या यूज करते हैं कि ताकि जो है वो बच्चा जा सके? खुराक कौन सी यूज करनी चाहिए लोगों को, पेशेंट को? उसमें जो है वो ज्यादातर आपके जो है वो ये होता है कि इसमें इम्यून सिस्टम की वजह से जो है ये तो कौन सी खुराक लें तो इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, मैं ये बात पूछ रहा हूँ। मतलब इसमें अंडे लें, दूध लें, आप भिंडी खाएं, आप शलजम खाएं सर, आप बैंगन खाएं सर। और हाई बच्चों की प्रोटीन, आजकल हाई जो है ना प्रोटीन में आ जाते हैं, एग भी आ जाते हैं, फिश भी, मटन भी, बीफ भी। लेकिन ये जो चीजें आम आदमी इस्तेमाल करने से कासर होते हैं पाकिस्तान में। अंडे तो कर सकता है, अंडे भी अब महंगे होते जा रहे हैं लेकिन कर सकते हैं। आप दालें इस्तेमाल करें, फलियां जो आती हैं सब्जी के शेप में वो इस्तेमाल करें, गाजर इस्तेमाल करें, वेजिटेबल किंगडम सारी आ गई। शलजम इस्तेमाल करें, अद्वियात बताएं आपके बड़ी अद्वियात होम्योपैथी में। बड़ी अद्वियात जैसे कि हम लोग तो खैर चलते ही उस पे सिम्टम्स पे हैं, तो जो अद्वियात इसमें बैक्टीरिया के हिसाब में आती हैं, बैक्टीरियल जो हैं वो हमारी वो आर्सेनिकम एल्बम है, ठीक है। इसके साथ आ जाता है जो है वो ट्यूबरकुलोनियम आ जाता है, ठीक है। मतलब बेसिक हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसमें मैं अगर 5-7 सिम्टम है तो 5-7 को मेडिसिन बताएं, को डिस्कस करें। सबसे पहले इनिशियल मेडिसिन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हैपर सल्फ में जब केस स्टार्ट करता हूं तो देता हूं। उसके बाद ट्यूबरकुलोनियम बड़ी अच्छी मेडिसिन है। मियाज़ में अगर मौजूद है ट्यूबरकुलोनियम के पेशेंट का पता चल जाता है इसमें मौजूद है। जी, आपके माइंड में सर होम्योपैथिक अद्वियात आपने फास्फोरस बताई, आर्सेनिक बताई। फास्फोरस आप तब देंगे जब ब्लड आ रहा होगा, अगर ब्लड नहीं तो फास्फोरस नहीं बनेगी सर। सिम्टम्स के साथ चलेंगे तो नहीं, अगर उसको अगर ब्लड नहीं भी है, अगर उसको एग्रेवेशन इवनिंग में हो रही है तो फिर फास्फोरस देनी पड़ेगी उसको, चाहे खांसी है। और उसकी खांसी जो होती है गले में जो उसको खराश महसूस होती है,
बातें करने से उसको खांसी में इजाफा हो जाता है, हंसने से इजाफा हो जाता है, ठंडे पानी का तलबगार होता है। और इसी तरह उसको गर्मी से तकलीफ होती है, ठंडी जगह पर उसको सुकून होता है। और आयोडीन के पेशेंट भी कि यही हाल होता है कि गर्मी से उसकी तकलीफें बढ़ती है, ठंडी चीज़ इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आपकी तशरीफ अवरी के बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, टीबी का इसकी वजूहात बयान की, इसका इलाज, इससे बचाव के तरीके, तो यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0333422952 है, इस पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपके सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। अगले प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दें। अपने गिरदोनवा के दोस्तों का, अपने ख़ानदान का, अपनी फैमिली का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, नई बीमारी के साथ अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में इन्हीं सीनियर डॉक्टर्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। वो क्या कहते हैं, यार ज़िंदा सोहबत बाकी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।